दोस्तों नमस्कार। एक और बरस बीत चुका है और एक और नया बरस दस्तक देने को तैयार है। लेकिन क्या पुराने बीते हुए वर्षों को लेकर कोई आकलन होना चाहिए? उन पुरानी सीढ़ियों पर दोबारा चढ़ने की हिम्मत आप में है या आने वाले बरस को लेकर, आने वाले वक्त को लेकर बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारी आस आपके जहन में है? लेकिन अक्सर भविष्य को लेकर अतीत की गहराइयों में जब तक आप गोता लगाएंगे नहीं, तब तक शायद आपकी उम्मीद और आस को पंख मिलेंगे नहीं। तो हम लगातार अब आपके साथ अगले 3 दिनों तक 3 चर्चा करने वाले हैं। इस देश की आर्थिक स्थितियां इस बीतते बरस के साथ किस मुहाने पर जाकर देश को खड़ा कर चुकी है। इस बीतते बरस के साथ इस देश के युवाओं के सामने, उनके सामने नौकरियों को लेकर, शिक्षा को लेकर कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस देश की गवर्नेंस ने जो निर्णय लिए इस बीते 1 बरस के दौर में, क्या वो निर्णय देश हित में थे या फिर सिर्फ सत्ता हित में थे? इन 3 परिस्थितियों को एक साथ परखने की कोशिश हम लगातार 3 दिन तक आपके साथ करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है कि इस दौर में हमारे सामने जब राजनीतिक शून्यता है, आर्थिक तौर पर सत्ता और सरकार जो भी आंकड़े पेश करे, लेकिन इस देश की हकीकत शायद खुरदुरी जमीन पर रिसते हुए खून के समान हो चली है। सरकार के जो भी आंकड़े हों, प्रधानमंत्री चाहे आईआईटी कानपुर में जाएं या फिर इस देश का शिक्षा मंत्रालय चाहे एक बेहतरीन दृश्य इस देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के सामने रखने की कोशिश करे, लेकिन सच यही है, इस देश का युवा उच्च शिक्षा के लिए लगातार देश छोड़ रहा है। और इन सब के साथ इस देश की अर्थव्यवस्था क्या इस बात की इजाजत भी दे पा रही है कि इस देश की सत्ता और सरकार जनता के साथ खड़े हो जाए, उसके सरोकार को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना ले? हमें लगता है बहुत मुश्किल सवाल है अतीत की गहराइयों में गोता लगाना। सवाल मुश्किल नहीं है किसी भी शख्स के लिए, शायद बीते 7-8 बरस को टटोलते हुए मौजूदा वक्त में आगे की परिस्थितियों को देखना। तो आज इस पहले एपिसोड में हम आपके सामने इस देश की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा खाका रखना चाहते हैं जिससे आप समझ पाएं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। यह दिशा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम दरवाजा खटखटाएंगे आज 2014 का भी, दरवाजा खटखटाएंगे 2019 का भी, जब कोरोना की शुरुआत हुई नहीं थी। और उसके बाद की परिस्थिति यानी 2021 की परिस्थितियां क्या हैं और देश कहां आकर खड़ा है, इन 3 परिस्थितियों के अक्स तले हमें लगता है आज समझने की कोशिश करेंगे कि इस देश की अर्थव्यवस्था जा कहां रही है। सरकार के ही तमाम आंकड़े हैं, सरकार की तमाम एजेंसियों द्वारा जो भी आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं वो सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। कईयों की जानकारी लोकसभा के भीतर दी गई है, कुछ आंकड़े इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, कुछ आंकड़े सीएमआईई की तरफ से है और कुछ आंकड़े इस देश के एनएसओ की तरफ से है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर पहला एपिसोड आज हम शुरू करते हैं। इस एपिसोड में सरकारी डॉक्यूमेंट का सच क्या कहता है। हमारी जीडीपी, जिसको लेकर बार बार इस बात का जिक्र किया गया, 5 ट्रिलियन तक हो जाएगी, लेकिन हमें लगा आज परखने की कोशिश करें कि आज क्या है, 2014 में क्या था और कोरोना काल से पहले क्या था, क्योंकि कोरोना काल को सरकार बार बार एक ढाल बनाती है और कहती है इस दौर में जब पूरी दुनिया ही अस्त व्यस्त हो गई तो हम चीजों को कैसे ठीक करते। तो हमें लगता है तीनों द्वार आज ठकठका दिए जाएं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पर आए, उस वक्त इस देश की जीडीपी 152 लाख करोड़ थी। यानी उस वक्त जो रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले था उसी को हमने कन्वर्ट किया है। उस समय 152 लाख करोड़ 2.04 लाख डॉलर हुआ करती थी। 2019 में यानी कोरोना काल से ठीक पहले यह घटकर 146 लाख करोड़ की हो गई। कोरोना काल जिस वक्त चल रहा था उस वक्त यह और कम हो गई, 135 लाख करोड़ की हो गई। और आज की तारीख में 2021-22 का जो आंकड़ा अब निकल कर आ रहा है कि फरवरी 2022 तक यह 148 लाख करोड़ की होगी। यानी 2014 में जब सत्ता मिली थी
152 लाख करोड़ और 2021 खत्म होते होते 148 लाख करोड़। जीडीपी नीचे आ गई है। जो इस देश की जितनी भी जनसंख्या रही है अलग अलग वक्त में, 2014 में जाहिर है अभी के मुकाबले कम जनसंख्या थी, लेकिन एक टोटल एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी इतने लोग बाजार में काम करने के लिए बेचैन हैं, काम करना चाहते हैं और काम करने में सक्षम हैं। सत्ता काम दे या ना दे यह दूर की बात है, लेकिन इतने लोग इस देश में रोजगार के लिए तैयार हो चले हैं और उनको आपको काम देना होगा और वो चाहते हैं कि हम रोजगार करें। 2014 में 46 करोड़ 96 लाख भारत के नागरिक काम करने को तैयार थे। 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, 46 करोड़ 96 लाख। ठीक कोरोना काल से पहले यह घटकर 40 करोड़ 40 लाख पर आ गया। 2020 में जो कोरोना काल था और घटा, 37 करोड़ 20 लाख पर आ गया और आज की तारीख में यह कोरोना काल से कुछ बढ़ा है, 39 करोड़ 40 लाख, 39 करोड़ 40 लाख लोग रोजगार के लिए तैयार हैं। 2014 में कितना था? 46 करोड़। अभी कितना है? 39 करोड़। इसमें भी कमी आ गई, यानी सरकार के पास रोजगार ना होना, सरकार ऐसी परिस्थितियों को डेवलप ना कर पाए जहां पर हर बरस लोग 2 करोड़ की तादाद में अगर नौकरियों के लिए निकल भी रहे हैं तो वो मान चुके हैं अब सरकार से नौकरी नहीं मिलेगी। वो किसी तरीके से अपना घरेलू काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सरकार की फहरिस्त में और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की यह रिपोर्ट, सीएमआई की रिपोर्ट और गवर्नमेंट की यह रिपोर्ट तीनों बतलाती है। स्थितियां इंप्लॉयमेंट के क्षेत्र में भी नाजुक हो गई, जो सीधे सीधे इकोनॉमी से जुड़ा है। एक होता है कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पीएफसीई जिसको कहा जाता है, उसमें अभी तक तो पूरा बरस बीता नहीं है। हमने शुरुआत के 6 महीने जो खास तौर से अप्रैल से चलकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का एक 6 महीने का आंकड़ा लिया कि क्या आंकड़े थे 2014-15 में, क्या आंकड़े थे 2019 में, क्या 2020 में और अभी क्या आंकड़े हैं। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो कंजम्पशन होता है उसको जरा देखने की कोशिश कीजिए। 6 महीने का है, उसको आप सीधे दुगना नहीं कर सकते हैं, कुछ बढ़ भी जाता है, कभी कुछ कम भी हो जाता है आने वाले 6 महीनों में। 2015 में पहले 6 महीनों में यह 37 लाख करोड़ था जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था। 2019 में यानी कोरोना से ठीक पहले यह 40 लाख करोड़ था। कोरोना काल में यह घटकर 33 लाख करोड़ हो गया और आज की तारीख में यह 37 लाख करोड़ है। यानी 2015 में जो स्थिति थी वही स्थिति अभी है। कोरोना काल को ढाल बनाने की स्थिति में ना आइए। एक सवाल इस दौर में सबसे बड़ा उठा, क्या वाकई असमानता सबसे ज्यादा बढ़ गई है? और ऐसी असमानता कभी नहीं थी क्या? कहा जाता है 45 साल में। हमने उसका भी एनालिसिस किया। दरअसल ये परिस्थितियां आजादी से पहले की है, जब 1% के पास इस देश के 22% संसाधन हो। सिर्फ 1% के बाद इस देश का 22% संसाधन, यह इसी दौर का डेवलपमेंट है। और अगर पहला टॉप 10% ले लीजिएगा जिनके बारे में कहा जाता है ये टैक्स पेयर हैं, तो इनके पास इस देश का 57% संसाधन है। यह आर्थिक परिस्थितियों की एक रूपरेखा भर है। और जो नीचे के 50% होते हैं उनके पास सिर्फ 13% संसाधन है। यह तो एक स्थिति असमानता की है जो बतलाती है कि ऐसी स्थिति दरअसल 1942 से पहले की परिस्थितियां थी जो इतनी नाजुक होती चली जा रही है। अब आपके सामने एक सवाल होगा कि इस दौर में क्या वाकई गरीबी बढ़ गई? क्या वाकई महंगाई बढ़ गई? क्या वाकई कमाई कम हो गई? क्या वाकई एनपीए बढ़ गया? क्या चुनाव खर्च बढ़ गया? क्या कर्ज बढ़ गया? क्या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर हम ज्यादा निर्भर हो गए? क्या अमेरिका और चाइना की प्रतिस्पर्धा के बीच हम फंस गए? यकीन जानिए, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह सारी चीजों का जवाब है हां, ऐसा हुआ है। क्योंकि इसके भीतर का सच यह है कि इस दौर में सरकार ने अपने हाथ से सारी पूंजी प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। यानी इस देश की जो संपत्ति थी वो संपत्ति भी प्राइवेट सेक्टर में कैसे जाने लगी, और जिसका जिक्र हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर करते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर करते हैं, उसकी एक लंबी फेरिस्त है। उस फेरिस्त को भी आज समझने की जरूरत है, क्योंकि 2019 में सरकार ने इस देश के 23 कंपनियों पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट दे दिया, अब इन्हें हम बेच डालेंगे।
तो लोगों ने कहा इससे पहले क्या नहीं बेचा गया, आने वाले वक्त में क्या नहीं बेचा जाएगा। एक होता है कि नहीं आप पूरी तरह नष्ट भी कर दें, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट कर दें, एक होता है बेच दें। इन तीनों को आप जहन में रखिए और मोदी गवर्नमेंट इस दौर में अव्वल नंबर पर रही। यह एक अलग बात है कि उन पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर ने खरीदने से इनकार कर दिया जो घाटा दे रहे थे। उनको चाहिए मुनाफे वाला जो सरकार को मैक्सिमम डिविडेंड दे, यानी इस देश की अगर रिजर्व बैंक को भी सरकार चाहे तो एक सेकंड में प्राइवेट तौर पर इस देश के सेंट्रल बैंक को भी कोई कंपनी खरीद सकती है। वो चाहती है कि जो फायदेमंद चीजें हों वही हम खरीदें। उस आंकड़े को जब हमने परखना शुरू किया, एक लंबी फेरिस्त है जो 23 कंपनियों का जिक्र उस वक्त किया गया था जो पब्लिक सेक्टर में है। कुछ कंपनियों के नाम पढ़ें क्या, क्योंकि इस दौर में एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप सरकार आगे बढ़ती चली गई जो 2021 आते आते चरम पर है। हम लोग चरम पर क्यों हैं ये भी हम बताएंगे आपको, क्योंकि प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड और इससे के साथ एक है जिनका हम नाम लेने जा रहे हैं, उस सेक्टर से जुड़े हुए प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ हुआ, लेकिन पब्लिक सेक्टर को यह कहकर कि यह घाटे में और इसका कोई फायदा नहीं है, सरकार ने कोई प्रयास किया ही नहीं अपने तौर पर। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इनका जिक्र इसलिए पहले जरूरी क्योंकि हम लोग बीमारी से लड़ रहे हैं इस देश में, और संयोग से फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां जो है इसी दौर में उनका ग्रोथ हुआ है, लेकिन उन 23 कंपनियों की कतार में 2019 में ही तय कर लिया गया और उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ को इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट इंडिया लिमिटेड, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेशर लिमिटेड, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरा कार्बन लिमिटेड। हम इन चीजों का नाम बताएं, उसके साथ और समझिए। बरस दर बरस बेचने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया। 19 पीएसयू 2021 में इस बरस में कतार में आकर खड़े गए और उसमें सबसे अव्वल नंबर पर रेलवे था। रेलवे का मतलब यह है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, रेल विकास निगम, माझेगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये सब को भी किसी भी तरीके से बेच डालना है। और ये एक लंबी फेरिस्त है जो बरस दर बरस आगे बढ़ती चली गई। यानी इस सरकार के दौर में कोई पब्लिक सेक्टर खड़ा नहीं किया गया। इस सरकार के दौर में घाटे वाले पब्लिक सेक्टर को लाभ में लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, सिर्फ बेचा गया हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन में। और इसका सच यह है कि जिन पीएसयूज को लिक्विडेट कर दिया गया, 36 ऐसी पीएसयूज है, यानी उनको पूरी तरह खत्म कर दिया गया। 21वीं सदी में 2000 से लेकर 2021 तक 36 ऐसी पीएसयूज है जिनका लिक्विडेटेड हुआ है। उसमें से 32 पीएसयू संयोग से इसी मोदी काल में है और इसमें से 8 पीएसयूज 2021 के दौर की है। इसके अलावा 2014 से 2020 के बीच में 24 पीएसयूज थे। आप कहेंगे वो 4 तो बताइए, 32 तो इनके हाथ में था, उससे पहले कौन सा था? अटल बिहारी वाजपेयी साहब के दौर में माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड 2002 में लिक्विडेटेड हुआ है। उसके बाद मनमोहन सिंह काल में 3 कंपनियां, उसमें एक तो मर्जर हो गया, इंडियन एयरलाइंस को एयर इंडिया के साथ जोड़ दिया गया 2011 में। 2010 में आईएएल एयरपोर्ट सर्विस खत्म कर दी गई। 2012 में एयर इंडिया कार्गो खत्म किया गया। यह एक स्थिति है। दूसरी स्थिति होती है इस देश में जो प्राइवेट सेक्टर को पीएसयूज दिए जाते हैं, कुछ एक्वायर्ड अपनी ही कंपनियों के जरिए दूसरी कंपनी को किया जाता है और कुछ का मर्जर करवाया दिया जाता है। इसमें 2021 में एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड हो गया, एयर इंडिया सेट्स हो गया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया। 2020 में उससे पहले के साल में 6 कंपनियां थी, 2019 में 1 कंपनी थी, 2018 में 7 कंपनी थी, 2017 में 5 कंपनियां थी। कुल बीते 21 साल में 34 ऐसी कंपनियां थी जो प्राइवेटाइज हुई, एक्वायर्ड हुई, मर्जर हुआ। उसमें से 23 कंपनियां इसी कालखंड में हुई है जो मोदी का कालखंड है। अब यहां पर सवाल है कि हम जब इस बात का जिक्र करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे, एयर इंडिया इसका एक बेहतरीन नमूना है, क्योंकि 61,562 करोड़ का नुकसान में चल रही थी एयर इंडिया, जिसको एयर इंडिया को सौंपा गया तो उसको 18,000 करोड़ में दिया गया। 18,000 करोड़ में से सिर्फ कैश आया 2,700 करोड़। 15,300 करोड़ एयर इंडिया ने ही भारत की बैंकों से कर्ज उठाया और सरकार को दे दिया, और उसके अलावे जो 43,562 करोड़ था वह
सरकार ने कहा हम देख लेंगे, हम इसकी संपत्ति बेचेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, कुछ कुछ करेंगे और हम बेच लेंगे। यानी 61,000 के घाटे में चलने वाले एयर इंडिया को टाटा के हिस्से में अब जो दूसरे या तीसरे हफ्ते में जनवरी के नए बरस में टाटा का एयरलाइंस हो जाएगा, सिर्फ 18,000 करोड़ में उसके हिस्से में चला गया। अगला सवाल है, क्या इसके बीच में जो इस कालखंड में जब हम देख रहे हैं, जब हम आने वाले वक्त में अर्थव्यवस्था को लेकर कोई उम्मीद और आस लगाए हुए हैं, तो 2014 से 2017 तक, तब तक सरकार के बेचने की रफ्तार बड़ी धीमे थी, डिसइन्वेस्टमेंट की रफ्तार बहुत धीमे थी, प्राइवेटाइजेशन की रफ्तार बहुत धीमे थी। दरअसल सरकार को जो भी विरासत में मिला मनमोहन काल से, या कहिए अटल बिहारी वाजपेयी काल से, या कहिए पीवी नरसिम्हा राव काल से, कोई कालखंड को देखिए, लेकिन 2014 से उम्र जो थी रईसी के साथ सत्ता चलाते हुए 2017 में कंगाल होने की स्थिति में सरकार आने लगी। कोरोना तब नहीं आया था। 2014 से 2017 तक 94,591 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन 2018 से 2021 के बीच में 2,68,115 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। सरकार को और पैसा चाहिए, उसके बेचने के टारगेट और ज्यादा थे। इस दौर में उसके टारगेट में BHEL भी आ गया, कॉन्कर भी आ गया, MMTC भी आ गया, SCI भी आ गया, मैकॉन भी आ गया, नीलांचल इस्पात भी आ गया, भारत पेट्रोलियम भी आ गया। लेकिन खरीदार के पास पैसा होना चाहिए, और जो जो खरीदेगा उसके काउंटर में इस देश के कंज्यूमर के पास पैसा होना चाहिए। सभी कंगाल होते चले जा रहे थे और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नाजुक होती चली जा रही थी। ऐसा नहीं है कि इस दौर में सरकार ने अपने तौर पर, क्योंकि सरकार का एक डॉक्यूमेंट बतलाता है कि इस देश की लगभग 2021 के वक्त में 144 सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो थे वह पैसे ना होने की वजह से डिले हुए हैं। जब डिले हुए हैं तो बोझ सरकार पर और पड़ गया। यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो 144 सेंट्रल इंफ्रा प्रोजेक्टेड का था वह तकरीबन 1,67,000 करोड़ था, वह 2021 में बढ़कर 1,82,000 करोड़ हो गया। और उसका एनालिसिस जो निकल कर आता है कि जब तक ये पूरा होगा तब तक 2 लाख करोड़ का हो जाएगा। यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट से लगभग 33,000 करोड़ रुपया सरकार को और चूना लगने वाला है। सरकार मतलब हम और आप ही होते हैं, क्योंकि यही टैक्स पेयर का पैसा होता है जो चलते चला जाता है। अब यहां पर एक अगला सवाल और आता है, जो बैंकों के NPA को लेकर बार बार जिक्र होता है। हमें लगता है कि हर सेक्टर में बैठे हुए हैं ऐसे रईस जो सरकार के साथ मिलकर बैंकों से NPA उठाते हैं। बैंकों से NPA में बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी नहीं देते हैं, बाकायदा RBI का बोर्ड बैठता है, बैंक जो दे रहा होता है लोन उसका बोर्ड बैठता है, और गवर्नमेंट बैठती है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग बैठते हैं। RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री और बैंकिंग बोर्ड के लोग, ये लोग बोर्ड मिलकर तय करते हैं कि इस सेक्टर में ये कुछ होगा और हम इतना पैसा इनको दे देते हैं। हमें लगा ये जानकारी होनी चाहिए कि मनमोहन सिंह के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए उस वक्त हर सेक्टर में कितना NPA था। मसलन आप अगर माइनिंग और कोल में लें तो 2,442 करोड़ था, आज की तारीख में वो बढ़ते बढ़ते 8,000 करोड़ पार कर गया। पेट्रोलियम, कोल प्रोडक्ट, न्यूक्लियर फील्ड में उस समय 2014 में 1,525 करोड़ का NPA था, जो बढ़ते बढ़ते लगभग 7,500 करोड़ हो गया। सीमेंट और सीमेंट से जुड़े हुए प्रोडक्ट को लेकर जो NPA था 2014 में वह 3,226 करोड़ का था, वो बढ़ते 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 लगभग 19,000 करोड़ हो गया। जो बेसिक मेटल और मेटल प्रोडक्ट होते हैं उसने तो कमाल की छलांग मारी। 2014 में NPA था 28,000 करोड़ का, 28,210 करोड़ रुपए का, जो बढ़ते बढ़ते लगभग 2 लाख करोड़ का हो चला है। आयरन एंड स्टील में 20,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते यह भी तकरीबन 2 लाख करोड़ का हो गया। जो कंस्ट्रक्शन है वह लगभग बढ़ते बढ़ते कंस्ट्रक्शन के भीतर में 4,530 करोड़ से बढ़कर 20,000 करोड़ पार कर गया। पावर सेक्टर में 5,258 करोड़ से बढ़कर 40,000 करोड़ पर पहुंच गया। यानी इंडस्ट्री अगर पूरा देखिएगा तो इंडस्ट्री 1,48,000 करोड़ पे थी 2014 में, इस काल में NPA उसका बढ़ते बढ़ते लगभग 5,500 करोड़ पार कर गया। सवाल इससे भी नहीं सामने आ रहा है, सवाल इससे भी सबसे बड़ा हो चला है, क्या वाकई इस दौर में चीजें सरकार के हाथ में रही? हमें लगता है फिर 2014 में लौट चली। और याद कीजिए ब्लैक मनी को लेकर सरकार बड़ी चिंतित रहती थी, और लेकिन उसके बाद एक के बाद एक ब्लैक मनी को लेकर जो लिस्ट आती चली गई उसमें
जो मोदी काल में जो लिस्ट आई उसमें लग्जमबर्ग लीक्स थी, उसमें स्विस लीक्स थे, उसमें ब्रह्मास लीक्स था, उसमें पनामा पेपर्स थे, उसमें पैराडाइज पेपर थे, उसमें पंडोरा पेपर थे। और यहाँ से जुड़े हुए लोगों को जब हमने जोड़ा तो पता चला, जो हमारी पूरी टीम ने इस पर काम किया, बोले तकरीबन 3,000 लोगों के नाम इसमें हैं। सवाल ये नहीं है कि पनामा पेपर्स में ऐश्वर्या राय को ईडी ने बुला लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सवाल यह है कि क्या कोई कार्रवाई इस देश में होती है या सिर्फ दिखाने के लिए होता है, क्योंकि इन 3,000 जो इस काल में ही आए, उससे पहले अगर देखिएगा, अगर मनमोहन काल में भी चीजें आती थी लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। उसमें आपके जहन में होना चाहिए लिंचेस्टाइन पेपर, विकिलीक्स पेपर, HSBC पेपर, ऑफशोर, ये सारी चीजें निकल कर आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे जुड़े हुए भी जो लोगों की तादाद वो तकरीबन 2,000 से ज्यादा है। कोई कार्रवाई उस दौर में भी नहीं हुई। सवाल यह था इन सब के बीच में, क्या आर्थिक स्थिति हमारी वाकई ऐसी डामाडोल हो चली है कि सरकार के पास पैसा नहीं बच पा रहा है? यकीनन इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस दौर में सरकार ने अपने तौर पर एक्साइज ड्यूटी से जो वसूली की है, जो महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल और डीजल का, वह जिस समय सरकार ये आई थी उस समय इसको पेट्रोल डीजल पर एक्साइज लेती थी 2014 में 72,000 करोड़ रुपया। आज की तारीख में ये बढ़ते 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 4 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और इन सबको जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो आपको जानकर हैरत आ जाएगी। इस पे भी गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है जो बहुत साफ तौर पे बताती है। ये जब आप जोड़ते हैं तो तकरीबन गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है 15 लाख करोड़ से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी के जरिए इस दौर में सरकार ने वसूली की है, जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ती चली गई। इसके ठीक पैरेलल में सरकार को पैसा चाहिए तो हम लोग बैंक और एनपीए का जिक्र कर रहे थे। आरबीआई के बोर्ड में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई, इससे भी इनकार नहीं होता है। तो आरबीआई का जो डिविडेंड था, जो पहले एक मार्क रहती थी कि 50,000 से ज़्यादा, 50,000 करोड़ से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, उस मिथक को भी तोड़ दिया इस सरकार ने। और सरकार ने जब डिविडेंड लेना शुरू किया तो वह बढ़ते बढ़ते 2019 में मैक्सिमम पे पहुंच गया। 1,76,100 करोड़ सिर्फ 2019 में आरबीआई से डिविडेंड इनको मिला है। अलग अलग वर्षों में देखिएगा तो 2014 में 52,000, 2015 में 65,000 करोड़ रुपया, 2016 में 65,900 करोड़ रुपया, 2017 में 30,000 करोड़ रुपया, 2018 में 50,000। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं, अब एक कमेटी बनाते हैं, जलान कमेटी बनाई गई और उसके बाद बैंकों का और आरबीआई से जो डिविडेंड लिया गया 2019 में 1,76,000 करोड़ रुपए, 2020 में 57,000 करोड़ रुपए, 2021 में 99,000 करोड़ रुपए, ये डिविडेंड्स लगातार सरकार द्वारा लिए गए। अब जो आखिरी सवाल निकल कर आता है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी परिस्थिति में आकर फंस गई है तो क्या वाकई सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचता है? जो अलग अलग सेक्टर हैं, दरअसल इस देश के भीतर में जो पैसा आएगा उसी को इन्वेस्ट कहां पर करना है, वही सबसे सरकार की अपनी किसी के लिए हम लोग सत्ता सौंपते हैं इस सरकार को सत्ता। लेकिन आर्थिक परिस्थितियों में इस सरकार के पास ना तो एग्रीकल्चर के लिए पैसा है, ना एजुकेशन के लिए पैसा है, ना हेल्थ सेक्टर के लिए पैसा है और ना ही इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा। और ये सारा पैसा वो चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ही उस पर लगाए और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीज़ें बेचते चले जाए। हमें लगता है कि एक डॉक्यूमेंट और आपसे जरूर डिस्कस करना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट सरकार द्वारा जो जारी किया गया, बताया गया कि हम तो इतना पैसा, हमारे पास पैसा बचा नहीं है तो हम इतना पैसा अलग अलग जगहों से चाहते हैं कि हम उगाही कर लें। अब आपके जहन में ये सवाल होना चाहिए, कितना पैसा कहाँ से उगाही करेंगे? इसमें सारे सेक्टर्स आ जाते हैं जो आखिरी बात हम आपसे बता रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो माइनिंग, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, एविएशन, ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है किसी भी देश की। माइनिंग से इनको 28,000 करोड़ रुपए कमाने हैं, सड़क से इनको 1,60,000 करोड़ रुपया कमाना है, रेलवे से इनको 1,52,000 करोड़ रुपया कमाना है, बंदरगाहों से यानी पोर्ट से 12,828 करोड़ कमाना है, एविएशन वह भी बेच दिया जा रहा है, 20,000 करोड़ रुपए वहां से भी कमाने हैं। यानी 3,75,000 करोड़ रुपया इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कमाना है, जिसको लेकर आजादी के बाद से लेकर कभी यह बहस हुई नहीं कि क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस देश के फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हाथ में दे दिया जाए, फॉरेन कंपनियों के हाथ में दे दिया जाए या प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। कई बहस नहीं हुई। इस दौर में सब कुछ। इसके बाद आइए पावर ट्रांसमिशन,
पावर जनरेशन, नेचुरल गैस पाइपलाइन, प्रोडक्ट पाइपलाइन, टेलीकॉम सेक्टर, वेयर हाउसिंग, स्टेडियम्स, अर्बन रियल इस्टेट, ये सारी चीज़ें बेचते हुए सरकार जो कमाना चाहती है उसका भी उसने डिज़ाइन किया है कि हम 2021 तक के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और 2022 से हम कमाना शुरू करेंगे और 2025 तक कमाते रहेंगे। कितना कमा लेंगे? लगभग 6 लाख करोड़ रुपया। एक्यूरेस 5,97,411 करोड़ रुपया सरकार कमाएगी। 2022 में इन चीज़ों को बेचने के बाद साल दर साल कमाना है 88,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2023 में 1,62,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2024 में 1,80,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। 2025 में 1,67,000 करोड़ मिलेंगे और ये सब जोड़कर लगभग 6 लाख करोड़ हो जाएंगे। तो कोई सेक्टर बचा नहीं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या 2022 के बाद से हम लोग ये मानकर चलें इस देश की सत्ता जो है वो चलाने वाले प्राइवेट सेक्टर्स हैं और चूंकि जनता के वोट सरकार के पास जाते हैं तो सरकार उन वोट्स के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है और संविधान के मातहत वह नियम कायदे कानून बनाने के अधिकार सरकार के पास होते हैं। तो वह उस कॉरपोरेट, उस इंडस्ट्री, उस सेक्टर को धीरे धीरे बढ़ावा देती है जिसके जरिए उनसे वह उगाही कर सके। वो पॉलिटिकल तौर पर हो, कमीशन के तौर पर हो, फंडिंग के तौर पर हो, कोई भी चीजें हो सकती है। तो 2022 की उम्मीद इस सरकार को बहुत है, लेकिन वह अपनी उम्मीद उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपनी रईसी के लिए है, क्योंकि आखिरी सच यह है इस देश में जितनी भी कमाई होती है उसका 60% हिस्सा सिर्फ सरकार पर खर्च होता है। वह अपना प्रचार करती है, वह अपने मिशन बतलाती है, वह अलग अलग प्रोजेक्ट्स का ऐलान करती है, वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो या ना हो, लेकिन उस पूरी प्रोसेस में जितनी भी इमारतें सरकारी चल रही हैं उन सरकारी इमारतों के भीतर जो लोग काम कर रहे हैं, जितने रिटायर हो गए उनको पेंशन देना है, जो हैं उनको वेतन देना है और अपनी रईसी में कोई कमी नहीं लानी है। चाहे वो 7 लोक कल्याण मार्ग हो, इस देश का राष्ट्रपति भवन हो, इस देश के लुटियंस दिल्ली के भीतर बंगले हों, बड़े बड़े 6-6 एकड़ में फैले हुए बंगले हों, सबकी रईसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पार्लियामेंट की चकाचौंध भी बनी रहनी चाहिए और सेंट्रल विस्ता इन सब के बीच तैयार भी हो जाएगा अगले 2023 तक। तो फिर किस बात की कमी है? जनता की कमी है। तो पहली बार भारत में दुनिया के तमाम देशों की तुलना में गरीबी बढ़ी है। 2012 के बाद से इस देश में जो गरीबी बढ़नी शुरू हुई उसमें रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि दुनिया के सारे देश भारत के गरीब होने की परिस्थितियों में पिछड़ते चले गए और भारत अव्वल नंबर पर आकर टिक गया है। कल हम आपसे मिलेंगे इस देश के युवाओं को लेकर। वह किस उम्मीद और आस में 2022 का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उन तमाम दरवाज़ों को खटखटाया जाएगा कि अतीत की त्रासदियों में गोता जरूर लगा दीजिए, उसके बाद जरा कल्पना करने की शुरुआत कीजिए आने वाला वक्त इस देश के युवाओं के लिए कैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।